जैसे श्याम बेटा आज हमारी टाइम ऑफ सप्लाई की 3rd क्लास है ये। टाइम ऑफ सप्लाई हमने गुड्स के कर लिए थे, 7 केस थे। अब एक बार रिपीट करेंगे। नंबर 1 नॉर्मल, नंबर 2 कंटिन्यूटी, नंबर 3 RCM, नंबर 4 सेल्स और रिटर्न बेसिस, नंबर 5 वाउचर, नंबर 6 रेजिड्यूल, नंबर 7 डिले चार्जेज और डिले पेमेंट, इनाउंसमेंट वर्दी। ठीक है, 7 केस हमारे को ऐसे याद होने चाहिए। अब हम बात कर रहे बेटा टाइम ऑफ सप्लाई की सर्विस के केस में। किसके केस में बेटा? सर्विस के केस में। ठीक है, देखो बेटा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, पहला केस कौन सा है? नॉर्मल। ठीक है, उसमें भी नॉर्मल था, इसमें भी नॉर्मल है, कंपेयर कर देना। अच्छा, इसमें लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ सर्विस, पहले ये सेक्शन कराने से पहले इसमें यूज होगा। जैसे उसमें था लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, क्या था? तो उसमें मैंने सेक्शन 31 ने बताया था लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस वो होती है अगर मूवमेंट है, रिमूवल है, तो रिमूवल से पहले पहले कब मर्जी दे दो, कल जाते जाते बेटा आपको बताया था। अगर गुड्स में मूवमेंट नहीं है तो जिस दिन आपने रिसिपेंट को अवेलेबल कराया उस डेट से पहले पहले इनवॉइस देना। ठीक है, तो ऐसे ही इसके अंदर अपने क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का निकाल रहे हैं हमने। किसका निकाल रहे हैं? टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस का। तो सर्विस के केस में नॉर्मल केस क्या अभी बताऊंगा, उसमें सबसे पहले ये सीखते हैं अपने कि लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ सर्विस। मतलब नॉर्मल ये सीख रहे हैं कि सर्विस के केस में अगर हमने किसी को सर्विस दी है तो उसमें इनवॉइस देने की लास्ट डेट क्या है। बच्चा कहते हैं लास्ट डेट का क्या मतलब है? बेटा वैसे तो देखो आप जब मर्जी दो, बट जीएसटी लॉ के अंदर बता रखा है कि आप सर्विस की सप्लाई देते हो तो इस डेट तक आपको इनवॉइस देना जरूरी है। आगे बात सुनिए। अब एग्जांपल दिया मैंने, जैसे एक्स सप्लायर है, एक्स क्या है? सप्लायर है। मैं आपको क्या दे रहा हूं? सर्विस दे रहा हूं। ठीक है, एक्स सप्लायर है और वाई क्या है? रिसिपिएंट है। तो सर्विस दी है मैंने सर्विस देने से विद इन 30 डेज, कितने दिन में? 30 दिन के अंदर इसको इनवॉइस दे देना है। जिस दिन सर्विस दी उसके 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस देना मैंडेटरी है। मतलब ये हो गया नीरज कि सर्विस के केस में इनवॉइस देने की लास्ट डेट क्या है? जिस दिन सर्विस दी उसके विद इन 30 डेज। आप जिस दिन सर्विस दी उसी दिन दो, उसके 2 दिन बाद दो, 5 दिन बाद दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विद इन 30 डेज देना है। अगली बात सुनिए, अगर कोई बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विस है, समझ गए, बैंकिंग या, तो उस केस के अंदर इनवॉइस देने का टाइम 30 डेज नहीं है, 45 डेज है। अब इनमें से कोई भी 2 नंबर में पूछ लेगा। आगे बात समझे, अगर अगर ध्यान से सुनना, अगर नॉर्मल केस में सर्विस देने से 30 दिन के अंदर अंदर क्या देना है? इनवॉइस। अगर बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सर्विस है, फाइनेंस से समझ गए, तो उस केस में इनवॉइस देने की लास्ट डेट क्या है? सर्विस 45 दिन। क्लियर हो गया? नॉर्मल 30 दिन है, लेकिन बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में कितनी है? 45 डेज। अच्छा, अब इसमें भी सेक्शन 31 है। सर सेक्शन 31 वहां पे पढ़ा था। हाँ, सेक्शन 31 ये बताता है कि लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या है। ठीक है, एज पर सेक्शन 31 रजिस्टर्ड पर्सन supply taxable service shall before or after the provision of service, that is completion of service, but not beyond 30 days in case of bank or financial institution within 45 days, ब्रैकेट में लिखा है but not beyond the 30 days from the date of supply। दोबारा सुनना, एज पर सेक्शन 31 मतलब सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई टैक्सेबल सर्विस। कोई रजिस्टर्ड पर्सन कौन सी सप्लाई देता है? टैक्सेबल सर्विस। कुछ सर्विस एग्जेम्प्ट होती है, उनके केस में तो जरूरत नहीं है इनवॉइस देने की। समझ रहे हो? रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई टैक्सेबल सर्विस शेल बिफोर और
आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस, मतलब वो सर्विस देने से पहले या सर्विस देने के बाद इनवॉइस दे सकता है। बात समझ आ गई? मतलब सर्विस देने से पहले, जैसे आपको मैं सर्विस दे रहा हूँ, आपने मेरे को फीस दी सर्विस की, तो आप बैच शुरू होने से पहले फीस दे दिया आपने बेटा, तो मैंने बैच शुरू होने से पहले आपको स्लिप भी दे दी, काट के बिल काट के दे दिया, तो पूरा मेरा सेंटर का नाम बिल मेरा जैसे, तो बताओ आपने फीस भी पहले डिपॉजिट करा दी। बहुत सी क्लासेज होती है, बैंक बैंक की लेते हो कोचिंग आप, एक दिन का 2 दिन का डेमो, बैच शुरू होने से पहले फीस जमा करवा लेते हैं बेटा। हालांकि देखा जाए तो कोई सर कितने महीने का सिलेबस है, 4 महीने का, सर 4 महीने कंप्लीट होने के बाद फीस दूंगी कि बेटा फिर ऐसे है, फ्री होगी तब बात करेंगे, हमने घर भेज देंगे आपको। आपने ऑनलाइन क्लासेस ली बेटा, पेमेंट पहले ले ली, सर्विस अब बाद में दे रहे हैं आपको, उस वो स्लिप भी आपको पेमेंट की भेज देंगे, वो इनवॉइस तो है उनका। समझ रहे मेरी बात को? तो सेक्शन 31 ये बोलता है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन ने टैक्सेबल सप्लाई दी है सर्विस की, तो वो सर्विस देने से पहले या सर्विस देने के बाद इनवॉइस दे सकता है। बोलो दिक्कत है इसमें कोई? सिंपल लो है, मिल जाके समझ में। अच्छा, अब नीचे ये बताया है कि सर्विस देने के जिस दिन सर्विस कंप्लीट होगी, कोई सर्विस हो सकती है 2 दिन 3 दिन की हो, जैसे मेरी सर्विस कितने दिन की है, 3 महीने की, 2 महीने की, तो सर्विस कंप्लीट होने से 30 दिन के अंदर अंदर देना जरूरी है। और बैंकिंग केस में कितने दिन में देना जरूरी है? बोल बात समझ आ गई? पहले दे दिया डजेंट मैटर, सर सर्विस के दौरान दे दिया कोई दिक्कत नहीं है, सर सर्विस कंप्लीट होने के 2 दिन बाद दिया कोई दिक्कत नहीं है, सर्विस कंप्लीट होने के 30 दिन के अंदर अंदर दे देना चाहिए। समझ आ गई? तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या होती है? डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस से 30 डेज के अंदर, और अगर बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो कंप्लीशन होने से 45 डेज के अंदर। ये अभी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाला सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाला, सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई मैं निकालूंगा अभी सिर्फ मैंने क्या समझाया कोमल? लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। समझा क्या? तो अभी आपने ये लिखना है, टाइम ऑफ सप्लाई वो सर्विस सीख रहे हैं, उसमें लास्ट डेट ऑफ निकालनी सिखाइए, पहले ये नोट कर लो आप जल्दी से इसको, फिर बताता हूं आपको। चलिए, अभी सिर्फ सेक्शन 31 में नॉर्मल केस में मैंने ये बताया था कि इनवॉइस कब तक इश्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब पहला वही वही चल रहा है, दोबारा में वही चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ अभी। अब अपने क्या निकालेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई। बड़ा ध्यान से सुनना, अब इसमें 2 केस बनेंगे। देखो, हर काम टाइम पे हो ये जरूरी नहीं है। अब इसमें ये केस बनेगा फर्स्ट, कि यदि इनवॉइस टाइम पे इश्यू किया, युवराज क्या मतलब हुआ? मतलब या बैंकिंग है तो 45 दिन के अंदर। और दूसरा क्या बनेगा? इनवॉइस टाइम पे इश्यू, समझा क्या? धीरे आगे समझ। इफ द इनवॉइस इश्यूड विद इन टाइम पीरियड, विद इन, इफ द इनवॉइस इज इश्यूड विद इन टाइम पीरियड, ब्रैकेट में और समझाया, दैट इज बिफोर और आफ्टर, बिफोर और, नहीं बिफोर तो सही है, दैट इज बिफोर और विद इन 30 डेज या 45 डेज। समझा क्या? मतलब आपने या तो पहले इश्यू किया या 30 दिन के अंदर या 45 दिन के अंदर इश्यू कर दिया, विद इन, ठीक है, विद इन 30 डेज या 45। अच्छा, ऐसा है तो क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे युवराज, तो सबसे पहले ये देखेंगे बेटा कि इनवॉइस टाइम पे इश्यू हुआ या नहीं हुआ। अगर इनवॉइस टाइम पे इश्यू हुआ तो फिर तो इधर देख ले, अरे भाई तू क्या महाभारत लिख रहा है, इधर देखना बेटा, नहीं सुनना नहीं है तो सुनना तो वैसे ही है, सुन इसको। अगर इनवॉइस टाइम पे इश्यू किया तो फिर इनवॉइस जब टाइम पे इश्यू किया तो हम इनवॉइस को देखेंगे, ऐसे याद रखो, जब इनवॉइस को देखेंगे मतलब डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, मतलब इनवॉइस इश्यू करने की डेट नहीं रहती, ठीक है। और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्ली। बोल बात समझ आ गई? बिल्कुल सिंपल, मतलब इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट जो दोनों में से जल्दी है, खत्म हो गया। अगर इधर देख ले, अब इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट जो दोनों में से जल्दी है, लेकिन ये कब है? जब इनवॉइस टाइम पे इश्यू हुआ है। इफ द इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन टाइम पीरियड, अगर इनवॉइस टाइम पर इश्यू नहीं हुआ, मतलब ये आफ्टर 30 डेज और 45 डेज, ठीक है जी।
आफ्टर 30 डेज और 45 डेज। तो उस केस में जब टाइम पर इनवॉइस इश्यू नहीं हुआ तो बेटा इनवॉइस को हम देखेंगे नहीं। मतलब ये डेट ऑफ इश्यू इनवॉइस था ना, यहाँ डेट ऑफ इश्यू है, हम देखेंगे डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। प्रोविजन ऑफ सर्विस का मतलब कि जिस दिन आपने सर्विस दी, जिस दिन आपने सर्विस या जिस दिन आपकी सर्विस कंप्लीट हुई। बोलो बात समझ आ गई? तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस ब्रैकेट में लिख दिया, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, जिस दिन सर्विस पूरी हुई। और डेट ऑफ पेमेंट, सर डेट ऑफ पेमेंट इसमें भी है, इसमें भी है। हाँ, अगर टाइम पे इनवॉइस है तो इनवॉइस की देख लेंगे, अगर इनवॉइस टाइम पे नहीं है तो इनवॉइस को छोड़ के अपने सर्विस की डेट देख लेंगे, विच एवर इज अर्लियर। बोलो समझ आएगी? पहला रूल हो गया। अब ये समझने से पहले ये पता होना चाहिए कि लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या है। लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? सर्विस देने से 30 या 45 डेज के अंदर अंदर। वो पहले पेज में लिखा होना। अब लिखो रूल, ये जल्दी लिखो बेटा। हाँ जी बेटा, तो अभी हमने क्वेश्चन किया 15th नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 15th नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, 5 अप्रैल बुकिंग ऑफ कन्वोकेशन हॉल। कन्वोकेशन जहां पर मतलब कंपनी मीटिंग वगैरह मिलती है, आपस में होता है। अब आपने हॉल रेंट पे लिया तो वो कन्वोकेशन हॉल लिया होटल वाले से, तो आपको क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। यहाँ पर सर्विस की बात होगी, समझ गए? आपने बुक किया बेटा, कन्वोकेशन हॉल किया बुक, सम एग्रीड रुपी 18,000, कितने में? 18,000 में। और एडवांस कितने दे दिए? 4,000 रिसीव्ड। 4,000 रुपए एडवांस मिल गए सप्लायर को, और 18,000 में हॉल बुक हुआ। कब बुक हुआ? 5 अप्रैल को। ऐसा होता है, मैरिज पहले से बुक करते हैं अपने शादी के लिए, तो एडवांस में बुकिंग हो जाती है, उसको कुछ पेमेंट अपने एडवांस दे आते हैं बेटा, बुकिंग के नाम की, है ना। ये काम हुआ 5 अप्रैल को। आपका जो कन्वोकेशन का फंक्शन था वो 14 जून को था, तो सर्विस कब कंप्लीट हुई बेटा? तो फंक्शन हेल्ड इन कन्वोकेशन हॉल, कन्वोकेशन हॉल में फंक्शन कब हुआ? 14 जून। दैट इज प्रोविजन ऑफ सर्विस की डेट क्या है? 14 जून। या कंप्लीशन ऑफ सर्विस की डेट क्या है? 14 जून। आगे बात समझे? उसके बाद 26 जुलाई इनवॉइस इशूड। अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, आपने 14 जून को सर्विस दी है, उसके 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस इशू हुआ ही नहीं है, देख लो। नहीं हुआ ना भाई, आपने सर्विस 14 को दी है, तो 14 को सर्विस दी है तो काउंटिंग कब से शुरू होगी? 15 से। 15 से 15 को 1 2, है ना, है ना। तो 14 जुलाई को महीना पूरा होगा ना, 30 दिन। बोलो, तो 14 जुलाई तक आपको इनवॉइस इशू होना था, लेकिन इनवॉइस इशू कब हुआ? तो ए पार्ट नहीं लगेगा, बी पार्ट लगेगा। मतलब डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब सुनना, और 2 अगस्त को आपने बैलेंस पेमेंट दी है, कितनी बेटा? 14। अब मेरी बात ध्यान सुनना, पेमेंट 2 बार हुई है, तो बच्चा बोलता है दिनेश सर पेमेंट की डेट कौन सी लेंगे? सुनो, इस 4,000 इस 4,000 जो 4,000 पेमेंट किया आपने, इसकी टाइम ऑफ सप्लाई अलग निकलेगी, और इस 14,000 की टाइम ऑफ सप्लाई अलग निकलेगी। बोलो, दो किस्तों में पेमेंट किए ना। आप किसी को कोई चीज खरीदते हो और 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट देते हो, तो आपको स्लिप भी कितनी देगा? 2 देगा। बात समझ आएगी नहीं आएगी? तो मेरी बात सुनना, 5 अप्रैल जो पहली पेमेंट थी वो, और इनवॉइस टाइम पर इश्यू नहीं हुआ तो इनवॉइस को देखेंगे नहीं, अपने ये देखेंगे कि सर्विस कंप्लीट कब हुई है। सर्विस कब कंप्लीट हुई बेटा? तो 5 अप्रैल और 14 जून, बताओ विच एवर लिए? 5 अप्रैल। मतलब इस 4,000 की टाइम ऑफ सप्लाई हम 5 अप्रैल मानेंगे। बोलो बात समझ आ गई नहीं? अच्छा, सेकंड केस पेमेंट कब हुई है? 2 अगस्त। 2 अगस्त को कितनी पेमेंट हुई है? 14,000। और इनवॉइस की डेट क्या है? ओ सॉरी, सर्विस कंप्लीशन की डेट क्या है? 14 जून। तो 14 जून और 2 अगस्त विच एवर अर्लियर? 14 जून। तो 14,000 रुपए की हम 14 जून अपने क्या मानेंगे? TOS मानेंगे। बात समझ आ गई? नीचे आंसर पढ़ लो, ये लिखा होगा। ऐसे लिखना आपको, वैसे कुछ सर्विस में देख लीजिए आप लिखोगे एज पर सेक्शन 31
इनवॉइस जो है टाइम पे इश्यू नहीं हुआ। पहले आपको रूल लिखना बाबूजी, 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ऐसे थोड़ा ना आप सीधा लिख दोगे 2 डेट लिख के आओगे घर पे, आपको 2 तारीख लिख के आऊँ 8 नंबर मिलेगा, नहीं देगा वो, 2 नंबर या 3 नंबर देगा। आपने लिखना एज पर सेक्शन 31 या नहीं याद हो तो इनवॉइस कितने दिन में इश्यू हो जाना चाहिए, 30 डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर। ना ना ऐसा कुछ, ये तो क्वेश्चन का परफॉर्म है, आंसर में कहाँ परफॉर्म है, वो तो उनमें डेट की वजह से बनाना है, बिल्कुल टेबल बनानी है, कैसे मर्जी बनाना। तो उसमें ये आपको लिखना है कि 30 दिन के अंदर इनवॉइस इश्यू नहीं किया तो हम डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये देखेंगे। ये लिख दिया, रूल लिख दिया पहले, फिर नीचे नंबर 1 इसकी डेट ऑफ पेमेंट क्या है, 4,000 रुपए की क्या है वो लिख दोगे इसके सामने, और इसकी प्रोविजन ऑफ सर्विस की डेट ये है, विच एवर अर्लियर क्या है, उसकी क्या है 14 जुलाई, बस। और जो डेट का आंसर है उसको अंडरलाइन और बॉक्स में, या तो बॉक्स में या अंडरलाइन, ताकि उसकी निगाह से भी वहां डले। दिस कोई डाउट है इसमें बेटा? ठीक है, अब फटाफट से टाइम वेस्ट मत करना। क्वेश्चन नंबर, अब ये क्वेश्चन नंबर 16 है, अब ये दे रखा है तो टेबल में आंसर दे रखा है, आपने सेम टेबल बनाना है। ये मैं करवा देता हूं, अगला होमवर्क आप कर लेना। 16 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा, मैं करवा रहा हूं। देखो, राम अप्रोचेज मोहन हु इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, राम किसके पास गया, मोहन के पास। मोहन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस देगा बेटा, सर्विस देते हैं। मोहन फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ राम, राम की रिटर्न भरी उसने 28 मई को, तो बताओ सर्विस कब दी बेटा उसने, सर्विस बेटा उसने दी 28 मई को। ठीक है, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई एज पर द प्रोविजन ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, सीजीएसटी हो गया ना बेटा, इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी एक्ट बोले टाइम रूल यही टाइम ऑफ सप्लाई की। ठीक है, कहते टाइम ऑफ सप्लाई निकालने। क्वेश्चन देखो, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, किस दिन सर्विस दी, 28 मई, पहला केस पूरा करेंगे। इनवॉइस कब दिया, 29 मई, बोलो टाइम पे दिया है, हाँ दिया भाई टाइम पे। अच्छा, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस 27 जून। देखो इस क्वेश्चन में कितना बढ़िया है, मतलब लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस भी निकाल के दे रखी है आपको, क्वेश्चन में दे रखी है, 30 डेज आएगा ना। तो अब ये देखो महीना कब स्टार्ट होगा तो 28 मई को सर्विस कब दी है, 28 को, तो 28 से एक महीना गिनेंगे। तो अब ध्यान से सुन लेना, जिस दिन महीना शुरू होता है ना उसी दिन खत्म नहीं होता, क्योंकि 2 बार काउंट हो जाएगा। अब आपने 28 मई को सर्विस दी है, तो एक दिन कब होगा बताओ, 28 को हो जाएगा या 29 को होगा, कईयों को इस बात में डाउट है। 28 मई को आपने सर्विस दी तो एक दिन कब होएगा, तो फिर बोल लेना, फिर क्या दिक्कत है, नहीं समझ में आ गई। 28 को तूने मेरे को 10 बजे पैसे दिए, 12 बजे आके कहता सर एक दिन का ब्याज दूं, क्या क्या सर 28 को दिए थे, 28, अरे 28 को दिए, 28 को वापस मांग रहा, तो एक दिन हुआ कहां पे, समझ आ गई मेरी बात। तो महीना कब हो, एक दिन कब होगा, 29 को। तो कहने का मतलब ये है बेटा, इसका मतलब जब आपने सर्विस 28 को दी है तो महीना शुरू कब से होगा, 29 से होगा। तो जिस दिन शुरू होता है मेरे उसी दिन खत्म नहीं होता, क्योंकि वो स्टार्टिंग में भी वो डेज काउंट हो गया, फिर एंड वाले दिन भी वो डेज काउंट हो गया, तो वो डेज कितनी बार काउंट हो जाए, 2 बार। तो 29 से शुरू होगी काउंटिंग, 1 2 3, तो 29 से शुरू होगी बेटा 29 मई से, तो खत्म कब होगी, 28 जून को। बेटा बात समझ आएगी नहीं, देखो समझ आ गया। तो इसने क्या लिखा, लास्ट डेट 28 जून आना चाहिए। अब यहां लिखा 27 जून, सुनो मई का महीना 31 का है, मई का महीना कितने का है, 31 का। मैं ये सिखा रहा हूं आपको नीरज कि जिस दिन आप जो डेट दी हो सर्विस की, तो आप काउंटिंग कैसे करना मैं बता देता हूं। आपने सर्विस कब दी, 28 मई को दी, 29 30 31, बोलो मई के कितने दिन हो गए, 3 दिन तो मई के हो गए। हमें 30 दिन 30वां दिन निकालना है, 3 दिन मई के हो गए, तो अगला महीना कौन सा है, जून का। तो 3 दिन तो मई के हो गए, 30 में से 3 दिन चले तो कितने दिन बच गए, 27। तो जून का कौन सी तारीख आएगी, 27वां दिन, और जून का 27वां दिन 27 जून ही होगा, क्योंकि 1 2 3 ऐसे होता है। बच्चे कैलकुलेटर पे कर लो, वहां 31 था इसलिए मैंने लेस कर, जो बस सेम सेम है, वहां 31 लिख के माइनस करते थे, यहाँ कितना लिख के माइनस करते इसलिए। आगे बात सुने, तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस अपने को निकालनी नहीं है, वैसे क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। अच्छा जी, एनीवे उसके बाद देखा है डेट ऑन विच पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कब एंट्री हुई है बेटा,
बुक्स में एंट्री कब हुई बताओ? 30 मई को। और बैंक में पैसे कब आए? 31 मई को। तो ये बात मैं बता चुका हूं इसलिए दोबारा नहीं दिखाई। पेमेंट की डेट क्या मानेंगे? एंट्री की डेट और बैंक में बैलेंस आने की डेट, उन दोनों में से जो जल्दी है वो होती है पेमेंट। पेमेंट में भी दो बातें हैं, समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, चलिए अब पहले तो ये डिसाइड करो कि इनवॉइस टाइम पे इश्यू हुआ है या नहीं हुआ। हुआ है तो इनवॉइस को देखेंगे, हाँ देखेंगे। डेट ऑफ इनवॉइस बोलो क्या है? 29। अच्छा, पेमेंट की डेट दो दे रखी है, 30 या 31, बोलो कौन सी देखोगे? 30 देखेंगे। अच्छा 30, 29 और डेट ऑफ पेमेंट क्या? 30। डेट ऑफ इनवॉइस 29 है, डेट ऑफ पेमेंट 30 है, विच एवर अगले बोलो 29, ये 29। अब देख टेबल क्या बनानी है, तू फालतू कह रहा था, जो लिखा है वही लिखना है और लास्ट कॉलम बनाना है टाइम ऑफ सप्लाई का। नहीं समझ आ गया? सेम टेबल लिख दी और एक कॉलम उसमें ऐड कर दिया, क्या? टाइम ऑफ सप्लाई। उसमें से जो चारों तीनों में से जो डेट हो वो उसमें आंसर लिख देंगे, बल्कि इजी है ये तो। स्केल लेके लाइनें मत मारना चाहिए, सीधा लगा देना। आपको कोई स्केल से लाइन लगाने का पैसे नहीं मिलेंगे, ना नंबर मिलेंगे, क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, अगला बेटा इधर देखो, 28 मई सर्विस देने की डेट। इनवॉइस इशू किया आपने 1 जून में, ये 2-3 दिन बाद ही कर दिया, बोलो टाइम पे है, हाँ है, तो इनवॉइस को देखेंगे और डेट ऑफ पेमेंट भी देखेंगे। लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस देखने की जरूरत नहीं है आपको, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस देखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है भाई आ गया टाइम टेबल। अच्छा बताओ, पेमेंट कब की है? 30 को और 31 मई को। देखो एंट्री तो पेमेंट की है 30 मई को और खाते में पैसे कमाए 31 मई को। तो मैंने कहा था पेमेंट की डेट लेंगे, लेकिन पेमेंट की डेट भी कौन सी? जो दोनों में से जल्दी हो। आगे बात समझे? यहाँ पर दोबारा दोबारा से नहीं लिखवाया, वहां पर लिखवा दिया था मैंने पहले गुड्स में। डेट ऑफ पेमेंट में भी नीरज क्या देखते हैं? एंट्री करने की डेट और पैसे आने की डेट, जो दोनों में से जल्दी हो वो पेमेंट की डेट मांगते हैं। ठीक है, पहले तो पेमेंट की डेट जो जल्दी वो लेंगे, ले ली फिर उसको किससे कंपेयर करेंगे? इनवॉइस की डेट से। इनवॉइस कब इशू हुआ बताओ बेटा? 1 जून को। 1 जून और 30 मई, बोलो क्या आंसर आएगा? 30 मई। 30 मई है। अगला बेटा देखो, सर्विस दी 28 मई को, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? 27 जून, बट इसने इनवॉइस कब इशू किया है? 4 जुलाई को, मतलब इनवॉइस टाइम पर इशू नहीं किया, तो नहीं किया तो इनवॉइस को देखेंगे नहीं अपने। फिर क्या देखेंगे? जिस दिन सर्विस दी वो डेट, सर्विस कब दी? 28 मई। और पेमेंट की डेट, पेमेंट की 2 डेट है, लेकिन दोनों में से जो जल्दी वो लेंगे कितनी? 9 जुलाई। तो 28 मई और 9 जुलाई में से बताओ क्या आएगा? 28 मई, ये 28 मई का। कोई डाउट है? अगला क्वेश्चन सेम है, 17 नंबर आपको होमवर्क है बेटा। ठीक है, 17th नंबर नोट कर लो होमवर्क। 18th नंबर फिर आपको भी बताया नहीं, हमारे को अभी बता रहा हूँ। 17th नंबर और 18th नंबर होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, अब अगला रूल करवा रहा हूं मैं आपको। मैंने नोट्स इसी तरीके से बनाए थे ताकि आपको दिक्कत ना आए, उसी कोशिश की उसी सीक्वेंस पे चलने की। नॉर्मल केस, नॉर्मल केस, कंटिन्यूटी सप्लाई ऑफ गुड्स, कंटिन्यूटी सप्लाई ऑफ सर्विस। कंटिन्यूटी सप्लाई ऑफ सर्विस, अब सर्विस भी कंटिन्यूटी चलती है। मैंने वहां पर एग्जांपल दिया, न्यूज़पेपर का वो गुड्स था एक तरीके से, और केबल की जो सर्विस मिलती है वो सर्विस है। वो केबल कोई गुड्स थोड़ा ना, केबल पे जो नेटवर्क मिलता है आपको, केबल वाला पूरे 12 महीने सर्विस देता है बेचारा, देता ही नहीं देता। टेलीफोन एक्सचेंज वाले कंटिन्यूटी चलती है सर्विस। सर बिल देते हैं तो बिल तो दोगे भैया, बिल दिया मैंने थोड़ा मिलेगा, खत्म तो नहीं होती। जैसे बीकॉम की कोचिंग खत्म हो जाती है फर्स्ट ईयर की सेकंड ईयर की, खत्म तो नहीं होती, तो कंटिन्यूटी चलती रहती है। समझा गया? अब सर्विस में यही एग्जांपल आएंगे सारे, नेटवर्क के, मोबाइल के, समझो। चलिए, कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस में क्या होगा? कहता डेट ऑफ पेमेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। होता क्या है बेटा सुनो, जो भी संस्था होती है जिससे हम कंटिन्यूटी सप्लाई ऑफ सर्विस ले रहे हैं वो हमसे कॉन्ट्रैक्ट करती है। इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, सर्विस ले रहे हो, है ना? इलेक्ट्रिसिटी का गुड्स नहीं है, सर्विस है। वो उससे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। अब इलेक्ट्रिसिटी वाले हर 2 महीने का बिल भेजते हैं, डिस्क वाला हर 1 महीने का बिल देता है। ठीक है, ऐसे ही सप्लायर और रिसिपिएंट का आपस में क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, भाई साहब इस डेट को बिल दिया करूंगा, इस डेट को पेमेंट देनी है। तो कहता है आपको डेट ऑफ पेमेंट का कॉन्ट्रैक्ट देखना है, मतलब उन दोनों का आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस डेट की पेमेंट क्या है।
अब कई बच्चे कहते हैं दिनेश सर कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। मैं कहा छोटी मोटी गले मोहल्ले की बातें नहीं हो रही है, जीएसटी की बात हो रही है। वो ऐसे छोटे मोटे है ना, वो जीएसटी के दायरे में भी नहीं आते। ये बात हो रही है कॉर्पोरेट लेवल की। अब गली मोहल्ले के एग्जाम्पल देके इसको बेटा डिस्टर्ब मत करना, समझ आ गई मेरी बात। तो डेट ऑफ पेमेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पेमेंट की डेट क्या डिसाइड की है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, सप्लायर और रिसिपिएंट ने। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, जो सर्विस दे रहे हैं आपको उसका इनवॉइस कब इश्यू है, डेट उसकी। और डेट ऑफ पेमेंट, अब बच्चा कहते सर पेमेंट दो बार आ गई ना, एक तो जिस दिन पेमेंट हुई वो डेट, और एक कॉन्ट्रैक्ट में थी। कॉन्ट्रैक्ट में होती उसी दिन पेमेंट थोड़ी हो जाती बेटा, समझे। इन तीनों में से क्या लेना है, विच एवर इज, नोट करो। थोड़ा सा आराम से लिखिए। हो गया बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखो, एग्जाम्पल नंबर 19। A teacher agree to provide coaching service to a coaching center from 1st Jan to 30 जून। मतलब उसने एक टीचर ने कॉन्टेक्ट लिया 1 जून से और 1 जनवरी से 30 जून को, 6 महीने का हो गया। तो मैंने कहा था 90 दिन से ज्यादा का दिन होगा तो कंटिन्यूटी में आएगा बेटा, किसमें आएगा, कंटिन्यूटी सप्लाई में आएगा। अच्छा, जून एट ए पेमेंट ऑफ 20,000 पर मंथ, और टीचर पेमेंट कितने लेगा, 20,000 रुपए पर मंथ फीस उसकी। पेमेंट टू द टीचर फॉर एनी मंथ ऑफ सर्विस शैल बी मेड बाय 10th ऑफ सक्सेडिंग मंथ, मतलब 1 महीने की पेमेंट अगले महीने की 10 तारीख तक देनी है। कॉन्टैक्ट हो गया भैया, बोलो बच्चा होगा कि नहीं है। जनवरी की फीस कब देनी है, 10 फरवरी तक, फरवरी की 10 मार्च तक, मार्च की 10 अप्रैल तक, ठीक है। डिटेल ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट एक्सेट्रा आर गिवन इन द टेबल। कहता एंट्री ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस इन बुक्स, कहता बुक्स में एंट्री कब की उसने, टीचर ने मतलब सप्लायर ने, इसका कोई यूज नहीं है, दे रखा है, ठीक है। अगला क्या है, तो तेरे सर जिसका यूज नहीं है वो आंसर में लिखना चाहो तो लिख सकते, टेबल में नहीं लिखना चाहो। आगे क्या है, डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, ये रहा। ड्यू डेट फॉर पेमेंट एज पर कॉन्ट्रैक्ट, ये रही। और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ये रही। इन तीनों में से क्या देखनी है, अर्ली। ये लिखवाया आपको रूल में, चेक करो, रूल चेक करो, रूल में ये लिखवाया आपको मैंने। क्या लिखा है, यही तीनों है, आंसर हो गया। 3 फरवरी, 10 फरवरी और 15 फरवरी, क्या आएगा, 3 फरवरी। 16 मार्च, 10 मार्च, 14 मार्च, 10 मार्च, 10 अप्रैल, 10 अप्रैल, 6 अप्रैल, 6 अप्रैल। आंसर देख लो, कोई डाउट है किसी को। तो इस तरीके से करना बेटा आपको।
क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क आपके लिए, जो बोल रहा हूँ वो कर लेना बेटा, पहले बता रहा हूँ आपको। कितने केस हो गए बेटा? 2। अब गुड्स के केस में थर्ड केस कौन सा था मेरा? आरसीएम था। तो सप्लाई के केस में भी मैंने क्या किया है? आरसीएम ही किया है, ताकि बच्चों को इजी हो जाए करना। ठीक है, आरसीएम। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज बहुत कुछ है। आप फॉरेन से सर्विस लेते हो तो उस केस में सर्विस जीएसटी कौन देता है? रिसिपेंट देता है। रिवर्स चार्ज लगता है क्या? ट्रांसपोर्टर जीटीए, ट्रक वाला, तो मैंने कहा था उस केस में सर्विस प्रोवाइडर कौन है? ट्रांसपोर्टर है, ट्रक वाला है। लेकिन जीएसटी ट्रक वाला नहीं देता, जिसने सर्विस ली वो देगा। सर्विस तो देखा जाए तो जो गुड्स भेज रहा है वो भी ले रहा है, और जो जिसको गुड्स ले जाके दे रहा है वो भी ले रहा है। तो मैंने कहा था जो फ्रेट देता है, जो क्या देता है? भाड़ा देता है वो, समझ गए? तो जीटीए के केस में भी आरसीएम है। फॉरेन से सर्विस ली उस केस में भी क्या है? आरसीएम है। ओला ऊबर की सर्विस ली उसमें भी क्या है? आरसीएम है। याद है? चलिए, तो इसमें ध्यान से सुनना जरा। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, कहता डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द रिसिपिएंट। ध्यान सुनना, मतलब रिसिपिएंट ने अपनी बुक्स में पेमेंट की एंट्री कब की? सर रिसिपिएंट क्यों? क्योंकि इस केस में रिसिपिएंट की ही बात होगी, क्योंकि जीएसटी कौन देगा? रिसिपिएंट ही देगा, तभी रिवर्स चार्ज है। आर फॉर रिवर्स, आर फॉर रिसिपिएंट, याद रखना। मतलब रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट ही देगा। तो रिसिपिएंट ने पेमेंट की एंट्री अपनी बुक्स में कब की? जैसे मैंने राम को पेमेंट की तो मैं एंट्री करूंगा ना बेटा, कैश राम अकाउंट डेबिट टू कैश। किस डेट को की? वो डेट। आगे बात समझे? ये पूरा चैप्टर डेट के ऊपर है, तारीख के ऊपर है बेटा, टाइम ऑफ सप्लाई। अच्छा, और द डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड इन हिज बैंक अकाउंट, जहां मैंने पूरा डिटेल लिख दिया। इसको दोनों को शॉर्ट में लिख सकता हूं, डेट ऑफ पेमेंट। जब भी डेट ऑफ पेमेंट हो तो क्या समझना? एंट्री की डेट, पेमेंट की डेट, विच एवर इज। शॉर्ट में ऐसे ही बोल सकते हैं, निर्ध बहुत जगह आती है। कई बार तो मैंने सीधा लिख दिया, कई बार मैंने डिटेल में लिखा है। पेमेंट की डेट कौन सी? पेमेंट की डेट में भी दो बातें हैं, जिस दिन एंट्री की वो पेमेंट की डेट, या जिस दिन अपने खाते में से पैसे गए वो डेट। तो उन दोनों में से भी जो जल्दी है वो डेट है। रूल एक ही है, लाइन एक ही है, लेकिन ध्यान से सुन लेना। समझ आ गई मेरी बात? अच्छा, उसके बाद सेकंड, द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज, वहां 31 डेज था, ऐसे याद करना। अब आपको पता है 31 दिन तो था तो सर है, बट अभी तक ये दिमाग में नहीं कहा था, आरसीएम में था बेटा। ठीक है, द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस इश्यू करने से 60वां दिन, कौन सा? देखा जाए तो डेट ऑफ पेमेंट और इनवॉइस इशू करने से 60 डेज विच एवर अर्लियर। डेट ऑफ पेमेंट की में दो बातें होती हैं, पेमेंट की डेट, किसकी डेट बेटा? पेमेंट की डेट की एंट्री, और जिस हमारे अकाउंट्स में से पैसे क्या हुए बेटा? डेबिट हुए हैं, वो एंट्री। उन दोनों में से अपने को क्या देखना है? जो अर्लियर है वो देखना है। आगे बात समझे? नोट करो बेटा, सुनना, ये नोट कर लिया इतना बेटा? ये नोट भी नोट कर लिया? सुनो, इस नोट को समझा रहा हूं। कहते हैं ऐसा भी हो सकता है, जैसे रिलायंस है, रिलायंस कंपनी की एक ब्रांच या यहां पर है, और उसकी ही दूसरी ब्रांच क्या है बेटा? इंडिया से बाहर है, फॉरेन में है। तो ये दोनों आपस में कहलाएगी एसोसिएट बेटा। क्या कहलाएंगी? एसोसिएट। इफ सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम एसोसिएट एंटरप्राइजेज, क्या बेटा? आपस में एसोसिएट जुड़ी हुई है, लोकेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया, मतलब एक उसकी ब्रांच का है बाहर है और एक इंडिया में, दोनों है तो दोनों अंबानी के साथ की। अच्छा, वो पेमेंट लेट भेजे या यहाँ लेट आए तो क्या दिक्कत पड़ेगी? नहीं, वहां पर भी तो उसी के पास है। तो इसमें गवर्नमेंट को थोड़ी सी दिमाग लगाया कि हो सकता है कि वो एसोसिएट इंडिया में लेट पेमेंट भेजे, या इंडिया वाले जानबूझ के एंट्री ना करे, क्योंकि खुद की है वो भी, तो एंट्री लेट करे ताकि जीएसटी भी क्या देना पड़े? लेट देना पड़े। कम तो कहां से देना पड़ेगा, लेट देना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर देखो क्या है,
कहता है इनवॉइस से 60वां दिन, इनवॉइस यदि जारी करेंगे तो 60वां दिन कैसे आएगा, है बेटा। और पेमेंट, तो इन्होंने क्या किया, कहता है इस केस में यही सेम रिवर्स चार्ज में ही इसका एक एक्सेप्शन है। ये क्या है, ये एक्सेप्शन कब लगेगा, जब एसोसिएट एंटरप्राइजेज हो। नॉर्मल तो ये रूल लगेगा, लेकिन ये कब लगेगा, तो उस केस में डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट, रिसिपिएंट ने अपनी बुक्स में जिस दिन एंट्री की, रिसिपिएंट ने सर्विस रिसिप्ट करेगा ना वो, उसने अपनी बुक्स में क्या की, एंट्री, एंट्री उसको करनी पड़ेगी, रीजन है, नहीं तो उनके अकाउंट्स मिसमैच हो जाएंगे दोनों, ठीक है। और डेट ऑफ पेमेंट, अब अगर वो पेमेंट लेट करेगा, करता रहे, लेकिन बुक में तो एंट्री हो गई, तो डेट बुक एंट्री वाले दिन हम टाइम ऑफ सप्लाई मान के हम टैक्स ले लेंगे तेरे से, तो विच एवरेज है अर्लियर। देखो डेट ऑफ पेमेंट यहां पर भी है, लेकिन यहां डेट ऑफ पेमेंट को मैंने डिटेल में बताया है, मतलब जिस दिन एंट्री की बुक्स में और खाते में पैसे डेबिट हुए, देता है उसके खाते में डेबिट होते हैं, मिलते हैं उसके खाते में क्रेडिट होते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। और इनवॉइस है 60 डेज, ये तो हो गया नॉर्मल रूल। और इसका स्पेशल केस क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइज के अंदर क्या होगा, डेट ऑफ एंट्री और डेट ऑफ पेमेंट विच एवरेज है अर्लियर। आगे बात समझे, ये कौन सा रूल था बेटा, रिवर्स चार्ज का, कोई डाउट है। अब दिक्कत यहां आएगी, आप ऐसे याद करना, इसका रिवर्स चार्ज दिमाग में सोचना और साथ में गुड्स का रिवर्स चार्ज सोचना, क्या आपको याद आ रहा है, फिर तो आपको अच्छा याद है, नहीं आ रहा तो करो, मेरे को तो आ रहा है। गुड्स के केस में आरसीएम का रूल क्या था, कोई बात नहीं, घर पे आज ही करना है, ठीक है, ओके। अब इसके ऊपर बेटा होमवर्क नोट करना, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 21, 22, 23, बस लगभग आज लगभग 6-7 क्वेश्चन हो गया आपके पास, है बेटा। हाँ तो क्या दिक्कत है, वोचर का सेम केस, चलो मत करना, तुमने एक क्लास और लगवानी है मेरे से अभी, सेम डिट्टो, ठीक है। मैंने आपको उस टाइम बता देगा बेटा, वाउचर के केस के अंदर चाहे सर्विस हो चाहे गुड्स हो, सेम रूल है, इसके बाद सेम रूल है, कोई बात नहीं कर लेंगे अपने, ठीक है। आप 22 तक करना बस, आपको शायद लगभग 5-6 एग्जाम्पल हो गया आपके पास करने के लिए, आप ये 5-6 एग्जाम्पल करके लाओगे, कल आते ही, कल मैं आधे घंटे में पूरा करा दूंगा, ये आधे घंटे में आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा, ये बता वो बता, उसका सर्विस का, आई बात समझे नहीं है, कोई डाउट है क्या, थैंक यू सो मच, वी विल मीट टुमारो, जय श्री कृष्ण।